नमस्कार फ्रेंड, आज हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर के अंतर्गत आपसे डिस्कस करेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसके 8 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। गामक अक्षमता। गामक अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी से तात्पर्य एक ऐसी विकलांगता से है जिसमें सामान्यतः बालक को, व्यक्ति को जो उठने, बैठने, चलने, कूदने के साथ साथ वस्तुओं तक पहुंचने, उन्हें पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी समस्याएं, बैठने, उठने और चलने जैसी जो समस्याएं होंगी, इस तरह से ग्रसित व्यक्ति को हम गामक अक्षम व्यक्ति कहते हैं या गामक अक्षम व्यक्ति कहा जाता है। गामक अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और गामक अक्षमता जन्म के बाद भी हो सकती है। दोनों रीजन्स हो सकते हैं कि गामक अक्षमता पहले हो, मीन्स जन्म से पहले, और जन्म के बाद। दोनों रीजन हो सकते हैं जिसमें गामक अक्षमता का शिकार व्यक्ति हो सकता है। अगर गामक अक्षमता के पहले, जो जन्म से पहले के अगर रीजन्स देखे जाएं, उनमें कुछ रीजन्स देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चे का पाँव टेढ़ा होना या उसका पाँव मुड़ा होना या फिर अनडेवलप ऑर्गन जिसको आप अविकसित अंग बोलते हैं। इस प्रकार की कमियां जो कि फिजिकली बच्चे में देखने को मिल जाती हैं। अगर हम गामक अक्षमता के प्रकार की बात करें, उनके कारण और प्रकार की बात करें, तो हम निम्न कारण और प्रकार देख सकते हैं। जैसे गामक अक्षमता का एक कारण है जिसको बोला जाता है पोलियो। पोलियो एक रीज़न है जिसमें व्यक्ति की जो चलने, उठने, बैठने जैसी क्रियाएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रमस्कीय पक्षाघात, ये आप देख सकते हैं। प्रमस्कीय पक्षाघात में इसमें व्यक्ति की उपरोक्त क्रियाएं प्रभावित होती हैं। उसी तरह आपका स्पाइना बाइफिडा है, इसमें भी जो चलने फिरने और उठने बैठने जैसी जो गतिविधियां होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग में भी व्यक्ति के चलने फिरने, उठने बैठने जैसी क्रियाएं जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। उसी तरह है जन्मजात विकृति, ये भी एक गामक अक्षमता का टाइप्स और प्रकार है। और चोट के कारण विकृत, जिसको डिसऑर्डर ड्यू टू इंजरी, चोट के कारण विकृतियाँ देखने को मिलती हैं। या अब जो अनडेवलप ऑर्गन्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। के अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो मांसपेशी छराती हैं। जैसे आप देखेंगे तो हाथ एवं पैरों की क्रियाओं में सामंजस्य का अभाव देखने को मिल जाता है। व्यक्ति जो होगा उसके हाथ और पैरों में जो सामंजस्य होगा, जो कोऑर्डिनेशंस होता है, उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अक्सर इनकी जो चाल होती है वो अब असामान्य देखने को मिलती है। वो चाल में एक जो बैडलिंग चाल्स आप बोल सकते हैं, वो यहाँ पर इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स होती है। शारीरिक कंट्रोल है उसमें कमी देखने को मिलती है। के अतिरिक्त ये खुद से चलने फिरने, करवटें बदलने या वस्तुओं को पकड़ने जैसी समस्याएं इनमें पाई जाती हैं। अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो एक वायरस संक्रमण से होने वाली असामान्यता होती है। ये एक वायरस संक्रमण से होती है, वायरस संक्रमण के कारण होती है। जो वायरस संक्रमण होता है के कारण यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। जिसमें होता क्या है, सामान्यतः इंटीरियर हॉर्न सेल वो प्रभावित हो जाती है, उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। इंटीरियर हॉर्न सेल जो व्यक्ति की जो गामक क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। बच्चे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके होने का मेन रीज़न होता है कि जो खुली जगह होती हैं वहाँ पर शौच के लिए जाना। शौच से जो प्रभावित व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति में पोलियो का वायरस पाया जाता है, उसके मल से जो इन्वायरमेंट में मीन्स हवा के संपर्क में आते हैं और हवा के संपर्क में आने के बाद
मीन्स शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, जिसमें व्यक्ति का इंटीरियर हार्ट सेल जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। अगर बेसिक हम पोलियो की बात, 3 वायरस उत्तरदायी होते हैं, एक लियॉन, लैंसिंग और ब्रांसाइट। ये 3 वायरस हैं जो व्यक्ति के इंटीरियर हॉर्न सेल को प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रमस्कीय पक्षाघात। प्रमस्कीय पक्षाघात एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके पेपर्स का, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रमस्कीय पक्षाघात क्या है और प्रमस्कीय पक्षाघात को परिभाषित कीजिए। इस प्रमस्कीय पक्षाघात के संदर्भ में यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो प्रमस्कीय पक्षाघात से सामान्य तात्पर्य होता है दोनों भागों का प्रभावित होना। प्रमस्कीय पक्षाघात की सेरेब्रल पॉलिसी 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रमस्कीय पक्षाघात। प्रमस्कीय पक्षाघात सेरेब्रल पॉलिसी, अगर हम इसकी बात करें तो सेरेब्रल पॉलिसी, जिसमें कि सेरेब्रल शब्द का अर्थ होता है मस्तिष्क के दोनों भाग, मीन्स दायां और बायां दोनों भागों का प्रभावित होना, और पॉलिसी का मतलब होता है उसमें क्षति या असामान्यता या कमी। तो मस्तिष्क के दोनों भागों का प्रभावित होना, जिसको हम प्रमस्कीय पक्षाघात के नाम से जानते हैं। अगर सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क में होने वाली अप्रगतिशील असामान्यताओं के समूह को, मस्तिष्क में होने वाली अप्रगतिशील असामान्यताओं के समूह को, जिसमें शारीरिक गतिविधियां एवं मांसपेशीय समन्वय से संबंधित समस्याएं पाई जाती हैं, प्रमस्कीय पक्षाघात कहा जाता है। अगर हम प्रमस्कीय पक्षाघात की बात करें तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उसमें इसका वर्गीकरण मुख्यतः 3 स्तरों पर किया जाता है, जिसमें पहला हमको देखने को मिलता है तीव्रता के प्रमाण के वर्गीकरण के आधार पर, मीन्स जो प्रभाव है वो कितना है। सेकंड क्या होता है, प्रभावित अंगों की संख्या के आधार, उनमें कौन कौन से पार्ट्स प्रभावित हैं और कितना प्रभावित हैं, वो प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर। और लास्ट जो थर्ड वन देखा जाता है उसमें देखने को मिलता है चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर, मीन्स जो डॉक्टर्स आपको चेकिंग के आधार पर ट्रीट करता है, आपको सजेशन देता है, के आधार पर प्रमस्कीय पक्षाघात को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तीव्रता के प्रमाण के अनुसार 3 स्तरों पर डिवाइड किया गया है, मीन्स जो प्रभावित अंग है कितना प्रभावित है के आधार पर जो विभाजन किया गया है वो 3 स्तरों पर इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहला आपको देखने को मिलता है माइल्ड। माइल्ड स्तर में क्या होता है, जो प्रभाव होता है वो कम होता है। जो प्रभावित अंग होते हैं, मीन्स हाथों और पैरों में जो असामान्यता देखने को मिलती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। इसमें व्यक्ति या बच्चा जो भी होता है पूर्णतः स्वतंत्र होता है, परंतु जो सीखने जैसी समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। ठीक, गामक क्रियाएं इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। मॉडरेट में क्या होता है कि इसमें जो प्रभाव होता है वह माइल्ड की अपेक्षा ज़्यादा होता है, मीन्स बच्चे को जो सहायक उपकरण होते हैं, मीन्स वॉकर, इस तरह की मदद दे करके या बैसाखी के सहारे सहायक उपकरण दे करके उन्हें स्वतंत्र बनाया जा सकता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में सक्षम हो पाते हैं। सेवरल प्रभाव देखने को मिलते हैं, या इसमें बच्चा बहुत अधिक प्रभावित होता है और वह दैनिक क्रियाओं के लिए, मीन्स चलना फिरना, उठना बैठना और शौच जैसी क्रियाएं जो होती हैं वो करने के लिए भी दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करता है। अगला प्रकार है प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर। जो
कितने अंग प्रभावित हैं, कौन कौन से अंग प्रभावित हैं और वो अंग कितना प्रभावित है के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। तो प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर अगर कहा जाए तो इन्हें निम्न 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या इनको क्लासिफाई किया गया है। 5 टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलता है मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया। ये 5 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं प्रभावित अंगों की संख्या के अनुसार। ठीक, अगर हम प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर कहें तो व्यक्ति मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया इसमें शामिल होते हैं। अगर मोनोप्लेजिया की बात की जाए तो मोनोप्लेजिया में जो व्यक्ति प्रभावित होता है उस प्रभावित व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है। मीन्स एक ही चीज अंग प्रभावित होता है, वो चाहे हाथ प्रभावित हो चाहे पैर प्रभावित हो, वो देखने को मिल जाता है। सेकंड है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में क्या होता है, जो प्रभावित व्यक्ति होता है उस प्रभावित व्यक्ति के हाथ और पैर दोनों एक साथ प्रभावित हो जाते हैं, जिसमें इस अवस्था को, इसीलिए इस अवस्था को क्या बोला जाता है, हेमीप्लेजिया। हेमी का मतलब ये होता है दो, कॉम्बिनेशन, तो दोनों प्रभावित हो जाते हैं। डाईप्लेजिया, अगर डाईप्लेजिया की बात करें तो इसमें अक्सर मतलब ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि दोनों पैर प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें व्यक्ति के हाथों में भी प्रभाव देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट 4th है आपका पैराप्लेजिया। और पैराप्लेजिया में क्या होता है, इसमें व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं। व्यक्ति के जो दोनों पैर होते हैं मीन्स नीचे का जो बॉडी पार्ट्स होता है वो टोटल अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। 5th और लास्ट है क्वाड्रीप्लेजिया। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर प्रभावित होते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो टोटल बॉडी है, संपूर्ण शरीर है, वह प्रभावित होता है, उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। चिकित्सकीय लक्षणों के अनुसार, अगर चिकित्सकीय लक्षणों के आधार पर कहा जाए, डॉक्टरी परामर्श के आधार पर कहा जाए तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। इसमें बेसिक देखने को मिलता है स्पास्टिटी, एथेटोसिस, एटैक्सिया और मिक्स। मीन्स स्पेसिटी में क्या होता है कि व्यक्ति की इस अवस्था को कड़ी एड़ी अथवा तनी एड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, बेसिक जो बच्चे होते हैं वो सुस्त या बद्दे दिखते हैं, उनकी जो गति होती है मीन्स बढ़ने की, वहाँ उनमें मांसपेशी तनाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है मांसपेशी तनाव देखने को मिलता है। क्रोध या उत्तेजना जो होती है कि स्थिति में मांसपेशियों का जो कड़ापन होता है वो और बढ़ जाता है। यदि व्यक्ति को या बालक को किसी वजह से उसको क्रोध आ रहा है तो उस क्रोध की अवस्था में उनकी मांसपेशियों का जो कड़ापन होता है, तनाव होता है, वो और अधिक बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ केसेस में आपको ये भी देखने को मिलता है कि जब बच्चा लेटा हुआ होता है तो उसका सिर जो होता है वो एक तरफ घूमा हुआ होता है और जो नीचे के पैर होते हैं मीन्स घुटनों के पास से, वहाँ से वो अंदर की ओर मुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो है जो कि अनियमित गति जिसको बोला जाता है एथेटोसिस। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो गति होती है, चाल होती है, वो अनियमित हो जाती, अनियंत्रित गति यहाँ पर देखने को मिलती है। शारीरिक संचालन जो होता है वो प्रभावित होता है, उसका शारीरिक नियंत्रण होगा वो प्रभावित होगा, लचीलापन वो देखने को मिलता है। जो एथेटोसिस होता है इसमें बेसिक जो बच्चे होते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। मीन्स जो बॉडी को स्टैंड रखने के लिए एक कड़ापन होना चाहिए वो इनके शरीर में नहीं होता है, वो यहाँ पर इनका प्रभावित होता है।
थर्ड वन है अटैक्सिया। अटैक्सिया में क्या होता है, इसमें व्यक्ति की जो चलने फिरने की अवस्था है उसमें अस्थिर और अनियमित गति या असंतुलन देखने को मिलता है। अस्थिर या अनियमित गति असंतुलन के कारण व्यक्ति को खड़े होने, चलने, ऐसी जो गामक क्रियाएं होती हैं वो करने में इनको प्रॉब्लम्स होती है। मीन्स जो इनका लोकोमोटर डेवलपमेंट होता है, गामक विकास होता है, वह डिले होता है, पिछड़ा हुआ होता है। प्रमस्कीय पक्षाघात के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सेरेब्रल पॉलिसी के लक्षणों की बात करें, जिसके बेसिस पे हम बच्चे को पहचानेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की इनकी बात करें तो बच्चों में निम्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे एक तो बच्चे में देखने को मिलता है कि जो बच्चे की सामान्य बच्चे से अगर तुलना की जाए तो उस तुलना के दौरान बच्चे का जो गामक विकास होगा वह उस सामान्य बच्चे की अपेक्षा पिछड़ा हुआ देखने को मिलता है। सेकेंडरी क्या होता है कि जो बैठने की क्रिया में इन्हें बहुत टाइम लग जाता है। सामान्य बच्चे जो होते हैं वो लगभग उनके बैठने की क्रियाएं कुछ मंथ में स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनको सेरेब्रल पॉलिसी की प्रॉब्लम्स होती है या उनके अंदर कैरेक्टर्स ऐसे पाए जाते हैं, तो उन्हें बैठने जैसी क्रियाएं, जो शारीरिक नियंत्रण जैसी क्रियाएं हैं वो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। के अतिरिक्त इन बच्चों का जो स्पीच डेवलपमेंट है, मीन्स वाणी विकास, वो भी यहाँ पर इनका हो जाता है इसके कारण। के अतिरिक्त यहाँ पर इनके देखने जैसी जो देखने की समस्याएं होती हैं उनमें भी समस्या पाई जाती है। जो कभी कभी बच्चों के इसी प्रभाव के कारण उनकी आँखों का ना बंद होना, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चे के मुँह से लार टपकना, उस पर नियंत्रण ना रख पाना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चों में या ऐसे केसेस में देखने को मिल जाती है। बच्चे अक्सर बहुत शांत रहते हैं, जो रोना या धोना होता है, इस तरह की क्रियाएं होते हैं वो ना के बराबर करते हैं, तो शांत रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स इनको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, सुस्त रहते हैं, ये भी यहाँ इनके कैरेक्टर्स लक्षण आपको सामान्यतः इन बच्चों में देखने को मिलते हैं। के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे अक्सर कुछ केसेस में मेंटल रिटार्डेशन का भी शिकार हो जाते हैं, मीन्स मानसिक मंदता भी देखने को मिल जाती है ऐसे बच्चों में। और के अतिरिक्त इनका जो एजुकेशनल एरिया होता है, एजुकेशनल क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ये पिछड़े हुए होते हैं। अब अगर हम इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें, जो सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित बच्चे होते हैं, इनके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की बात की जाए अगर इनके एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें, मीन्स इनकी शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो अक्सर देखने को मिलता है कि इनके साथ में जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं। तो इनको नियमित पाठशाला जाने में, मीन्स विद्यालय जाने में प्रॉब्लम्स होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कि जिसके कारण इनको जो क्लास में उपस्थित होती है वो इनकी उपस्थित कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, कम प्रेजेंट रह पाते हैं कक्षाओं में, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स जुड़ी रह जाती हैं। ठीक, जिसके कारण बच्चे अक्सर पढ़ाई में क्या होता है, पिछड़ जाते हैं, पढ़ने की जो गति होगी वो कम हो जाती है, अधिगम जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। के संदर्भ में इन बच्चों को ज़रूरी होता है कि इनको स्पेशल एजुकेटर के द्वारा इनको जो होम बेस्ड एजुकेशन है, गृह आधारित शिक्षा है, वो प्रदान की जाए, और जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो देना इनको ज़रूरी हो जाता है, वो इनके लिए काफ़ी प्रभावी होते हैं, इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो विशेष शिक्षा होती है उस शिक्षा में भी इनको कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे वो ऑल ओवर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, वो ऑल ओवर डेवलपमेंट इनका प्रभावी हो जाता है, जिस संदर्भ में ज़रूरी है कि बच्चों को पहले स्पेशल एजुकेशन
प्रोवाइड की जाए के बाद इनको सामान्य स्कूलों में इंक्लूसिव क्लासेस के अंतर्गत इनको पढ़ाया जाए। के अतिरिक्त अगर इनके मैनेजमेंट की बात की जाए, व्यवस्थापन की बात की जाए, तो उसके लिए हम इन बच्चों को शल्य चिकित्सा और जो सिकुड़न जैसी प्रॉब्लम होती हैं उनको सुधारने के लिए भी शल्य चिकित्सा दी जाती है। के अतिरिक्त जो शारीरिक विकृतियां होती हैं, मीन्स बच्चे में जो शारीरिक विकृतियां देखने को मिलती हैं, उनमें सुधार करने के लिए भी शल्य चिकित्सा उपयोगी हो जाती है।